हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। एंड स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी के लिए हमारे एमसीक्यू सेशंस करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, ये हमारी सीरीज चल रही है स्टूडेंट, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। एंड यू नो दैट कि रेलवे एनटीपीसी का हमारा फास्ट ट्रैक बैच भी आ चुका है, दैट इज ओनली 999 के अंदर। ठीक है, 999 इसका प्राइस है। ठीक है, ये 5000 इसका प्राइस आप कट कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, प्राइस कितना है अब इसका? 999। ठीक है, 999 इसका प्राइस। ठीक है जी, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेशनल करंट अफेयर सीरीज भी हमारी चल रही है इसी चैनल के ऊपर जो आप देख रहे हो स्टूडेंट। ठीक है, इसमें हम नेशनल करंट अफेयर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। आप इसको देखिए, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, बस आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है जी, ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके ओके, ठीक है। तो अभी हम अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बस आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं, देखो क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर, की फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या फंक्शन है, आपको ये बताना है। ठीक है, अभी आप मेरे को बोलोगे कि मैम उसके तो बहुत फंक्शन है, वो एक ऐसा फंक्शन पूछ रहा है जो उसका मेजर फंक्शन है। ठीक है, इशू करता है इंश्योरेंस पॉलिसीज को। आरबीआई करता है ऐसा? नहीं करता। कौन करता है? एलआईसी, बैंक, ऐसा कुछ वो करते हैं, है ना। एक्टिंग एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, एक्टिंग एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब कि अगर तुम्हें कहीं से भी पैसा उधार ना मिले तो तुम्हें कौन देगा? आरबीआई पैसा उधार देगा। ठीक है, फिर वो थर्ड ऑप्शन में कहता है अप्रूविंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कहता है अप्रूव करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। ऐसा कुछ नहीं होता, आरबीआई ऐसा कुछ भी नहीं करती है। तो ये क्वेश्चन भी गलत, ये ऑप्शन भी हमारा हो गया गलत। डी ऑप्शन कहता है इन्फोर्सिंग लेबर लॉज। वो कहता है लेबर लॉज को इन्फोर्स करता है, नहीं ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर करेगी ना। तो आरबीआई का मेन काम क्या है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कहता है वो एक्टिंग करता है एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब कि अगर तुम्हें किसी बैंक से अगर पैसा ना मिले तो लास्ट रिजॉर्ट जो है हमारे पास वो कौन है? हमारा आरबीआई ही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो गया, तो गवर्नमेंट को पैसा कौन देगी? आरबीआई देगी। ठीक है, आरबीआई के पास अथॉरिटी होती है कि वो पैसा प्रिंट करके देती है। तो क्या गवर्नमेंट फ्री में दे देगी उसको? सोचने वाली बात है। गवर्नमेंट को जितना गवर्नमेंट बोलेगी उतना आरबीआई करके दे देगी प्रिंट? नहीं करके देती, नहीं करके देती। ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी गवर्नमेंट को आरबीआई को क्या देना पड़ता है? कुछ पे करना पड़ता है। ठीक है, ये बात आप समझो इस बात को। ठीक है, तो एक्टिंग करता है एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, मान लो कोई बैंक है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कोई मान लो बैंक है, बैंक वो क्या हो गया? बैंक करप्ट हो गया, उसके पास पैसा खत्म हो गया। ठीक है, तो वो अब उसके पास अब कोई सोर्स नहीं है ना, या तो वो बैंक बंद होगा या फिर क्या हो जाएगा? वो भाग जाए, मतलब कि मतलब वो बैंक खत्म होगा। ठीक है, उसको अपनी ब्रांचेस बंद करनी पड़ेगी, बैंक बंद हो जाएगा, बैंक करप्ट हो जाएगा। लेकिन आरबीआई जो है उस बैंक को बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? बाय गिविंग मनी। ठीक है, तो वो एक्टिंग करता है एज ए लास्ट रिजॉर्ट की। कौन भाई? आरबीआई। ठीक है, समझ में आई बात? यस और नो? ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड कहता है व्हाट डज CRR स्टैंड्स फॉर इन बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में आपको CRR बताना है कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, पहला कहता है क्रेडिट रेवोल्यूशन रिजर्व, दूसरा कहता है कैश रिजर्व रेशो, थर्ड कहता है करंट रिजर्व रिक्वायरमेंट, फोर्थ ऑप्शन कहता है कस्टमर कस्टमर रिटेंशन रेशो। तो इसका जो CRR की फुल फॉर्म होती है दैट इज कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, देखो कोई भी जो बैंक होता है ना स्टूडेंट, कोई भी बैंक होता है, ठीक है, उसके पास एक अमाउंट में, एक पर्टिकुलर अमाउंट में उसके पास कैश रहना ही चाहिए। ठीक है, लिक्विडिटी उसके पास रहनी ही चाहिए। ये मतलब आरबीआई की तरफ से मैंडेट होता है कि हाँ जी, कोई भी बैंक जो है उसके पास, आपको पता है ना जो आरबीआई है वो हमारे जितने भी हमारे टोटल इंडियन बैंक्स हैं, जितने भी इंडिया के अंदर बैंक है, चाहे फिर वो एसबीआई है, चाहे फिर वो प्राइवेट बैंक ही क्यों नहीं है ना। जैसे आईसीआईसी प्राइवेट बैंक है हमारा, ठीक है, एचडीएफसी प्राइवेट बैंक है ना। बट जो पीएनबी है, एसबीआई है, ये क्या है? हमारे गवर्नमेंट बैंक है।
तो सब बैंक को रेगुलेट करता है कौन? आरबीआई। तो आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कि भाई कोई भी बैंक है उसके पास एक मिनिमम सीआरआर रहना ही चाहिए, उससे कम वो नहीं रख सकता, ठीक है। तो सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। सीआरआर की फुल फॉर्म क्या है? कैश रिजर्व रेशो। समझ में आ गई? यस और नो? ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। ठीक है, ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, कहता व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ केवाईसी नॉर्म्स इन बैंकिंग। अब वो पूछ रहा है कि भाई केवाईसी बैंकिंग, जो हमारे केवाईसी नॉर्म्स है ना, पता है ना, हम सब केवाईसी लिंक करवाते हैं, केवाईसी करवाते हैं ना हम। बैंक के अंदर जाके आप बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते विदाउट केवाईसी, आपको उसको आधार के साथ लिंक करना पड़ेगा, अपने पैन कार्ड के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे केवाईसी नॉर्म्स जो है, इसका मेन पर्पस क्या था? पहला कहता टू इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए हमने केवाईसी नॉर्म्स किए। दूसरा कहता है टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। थर्ड कहता है टू फैसिलिटेट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। फोर्थ कहता है टू कैलकुलेट लोन एलिजिबिलिटी। ठीक है, देखो चौथे ऑप्शन से तो कोई लेना देना है नहीं, टू कैलकुलेट लोन एलिजिबिलिटी। भाई मान लो अगर किसी बंदे को लोन देना ही है, अगर किसी बैंक है, मान लो कोई ए बैंक है, उसको बी बंदे को लोन देना है, ठीक है, ये बैंक है, तो बैंक जो है वो बी बंदे की स्टेटमेंट देखेगा, है ना, कि इसका ऑक्यूपेशन क्या है, कितनी प्रॉपर्टी है, लैंड है कि नहीं है, इसके पास गाड़ी है या नहीं है, ये चीज देख के वो उसको लोन अप्रूव करेगा। ठीक है, तो केवाईसी से तो कोई लेना देना इसका है नहीं। फिर कहता है टू फैसिलिटेट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो अगर आपका केवाईसी नहीं भी होता तो भी कर लेते हो आप, है ना, तब भी चलता है आपका, थोड़ी ट्रांजैक्शन तो आप कर ही सकते हो। फिर कहता है फर्स्ट ऑप्शन देखो, कहता है टू इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। वो तो बैंक के अंदर जाते हो, आपको सर्विस मिलती है, तब आप उससे सेटिस्फाइड होते हो या नहीं होते उसका फिर आप बता के आते हो, है ना। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कहता है टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। इससे क्या मतलब है ये देखो आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका केवाईसी होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लिंक कर दिए जाते हैं, ठीक है, चाहे फिर वो आधार कार्ड है, चाहे आपका पैन कार्ड है, चाहे फिर आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है। अब क्या होता है, इससे होता क्या है, इन तीनों चीजों से इनकम, जो हमारे टैक्स ऑफिसर्स हैं, जो हमारा इनकम डिपार्टमेंट है, वहां पे क्या रहता है, उनके पास एक इंफॉर्मेशन रहती है कि हाँ जी कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ पे हो रही है और कितने पैसे की हो रही है, ठीक है। तो वो एक क्या रहता है, एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, ठीक है, कि भाई इतना कैश आया, ठीक है, इतनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुई, इस बंदे को इसने इतने पैसे भेजे, वहां से मान लो 4 दिन बाद कोई बंदा क्या दे, कोई बंदा आपके ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा दे, वो बोले कि मैंने तो इसके घर से जाके इसको मैंने 10 लाख रुपए दिए, ठीक है, मान लो एक बंदा है और वो दूसरे बंदे को जाके बोले कि मैंने तो तेरे घर पे जाके 10 लाख रुपए दिए थे, इसने मेरे को वापस नहीं किए। अब आप तो फंस गए, आपके ऊपर तो 420 का बन गया केस, बन गया कि नहीं बन गया, है ना, फ्रॉड का केस बन गया आपके ऊपर। लेकिन कोर्ट, जब वो बंदा जाएगा कोर्ट के अंदर, तो बंदा उससे, कोर्ट उससे पूछेगा, जज उससे पूछेगा तेरे पास ये 10 लाख रुपए कहाँ से आई, है ना, तू पहले मुझे ये बता कि तेरे पास 10 लाख आई कैसे, है ना। और वो ये भी बोलेगा कि इतने, एक फिक्स अमाउंट होता है, उससे ज्यादा अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो आपको वो, आप कैश नहीं दे सकते उसको, ठीक है, आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही करनी होती है, ठीक है, ये लीगल होता है, ठीक है। सो उस तरीके से क्या है, आप प्रूफ नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है, फिर वो बंदा जो है, मान लो जो बंदा 10 लाख का इल्जाम लगा रहा है, ठीक है, वो कह देगा कि मैं तो फलानी फ्रेंड से मांग के लाया, है ना, तो वो कहेगा चल ठीक है तेरे फ्रेंड को बुला। फिर वो उस फ्रेंड से पूछेगा कि तू 10 लाख रुपए तेरे से कहाँ, तेरे पास कहाँ से आए, वो बोलेगा कि नहीं मेरी तो इनकम है, वो कहेंगे चल ठीक है तेरी इनकम दिखा कितनी है ना, तू बता तेरे पास प्रॉपर्टी कितनी है, तेरे पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। तो ये सारी चीजें प्रूफ करने के लिए अब आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका बैंक है ना, कि आपके बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप एक जमीन बेच के आ रहे हो, ठीक है, या मतलब फिर वो लैंड रिकॉर्ड निकलवाएंगे, अगर मान लो आपने कार बेची है तो वो बोलेंगे चलो कागज लेकर आओ आपने जो कार बेची है ना। तो हर चीज की एक ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मेंटेन करने के लिए, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, इलीगल तरीके से पैसों का ट्रांसफर करना, ठीक है, उसको रोकने के लिए हम केवाईसी नॉर्म्स लेकर आए। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर देखो क्वेश्चन, फिर कहता है विच इंस्ट्रूमेंट इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर द शॉर्ट टर्म बोरिंग इन मनी मार्केट।
ठीक है, कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनको हम यूज करते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग मनी इन मार्केट। देखो क्या होता है स्टूडेंट, मार्केट से आप पैसा उठाते हो, कैसे उठाते हो, मार्केट से आप पैसा उठा सकते हो, कैसे उठाते हो, बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, मान लो आप बिल्कुल ऐसे सिंपल समझो, अभी आप इकोनॉमी के स्टूडेंट नहीं हो, बस आप ऐसा समझो जैसे मान लो कोई कंपनी है ए, है ना, जैसे कोई मान लो कंपनी है ए, ठीक है, अब वो क्या करेगी, पैसा इकट्ठा कर, अब उसके पास इतना पैसा तो है नहीं, वो पैसा इकट्ठा करने के लिए क्या करेगी, अपने बॉन्ड रिलीज करेगी। ठीक है, मतलब एक तरीके का सर्टिफिकेट देगी। ठीक है, आप उसको खरीद के क्या कर सकते हो, आप उसको खरीद सकते हो और उसके बदले उसको क्या दोगे, पैसा दोगे। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे टिकट सेल होती है ना, जैसे मान लो कोई शो है, उसका आप क्या करते हो, क्या करते हो, पैसे देके बोरो करते हो। अब जो जो बंदा टिकट बेच रहा है उसके पास क्या हो गया, पैसा इकट्ठा हो गया, और अब वो उस पैसे को यूज करके वो क्या करेगा, कॉन्सर्ट कराएगा, कोई फिल्म बनाएगा, कुछ भी करेगा, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, पैसा रेज करते हो। बिल्कुल ऐसे ही क्या करती है हर एक जो बॉडी है वो ऐसे ही पैसा इकट्ठा करती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग। ठीक है, जैसे मान लो आपने किसी से उधार ले लिया, ठीक है, आपने क्या किया, कोई बॉन्ड है, ठीक है, वो लेके आपने उधार भी ले सकते हो, लेते हो ना आप उधार लेते हो, ठीक है, मार्केट में से। ठीक है, बिल्कुल वैसे। अब ये कहते हैं कि कैसे लेते हो, है ना, इसके तरीके। ठीक है, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स, शॉर्ट टर्म पैसा उठाने के लिए आप क्या करते हो, ट्रेजरी बिल्स का यूज करते हो। ये क्या चीज होती है भाई, ये इसको समझो आप। ट्रेजरी बिल्स का मतलब होता है स्टूडेंट कुछ ऐसे एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट। ये मैं आपको अगर सिंपल सिंपल समझाऊं, अब मैं आपको यूपीएससी वाली इकोनॉमी नहीं पढ़ा सकती यहाँ पे। ट्रेजरी बिल का मतलब यहाँ पे आप सिंपल सा समझो कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कुछ छोटे टाइम के लिए, मान लो आपको सिर्फ एक साल के लिए, लेस देन 1 ईयर, ठीक है, लेस देन 1 ईयर अगर आपको पैसा चाहिए, 1 ईयर, ठीक है, मतलब आप एक साल बाद पैसा रिटर्न कर दोगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रेजरी बिल्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं, ट्रेजरी बिल्स का यूज करते हैं। अगर आपको एक साल से कम अमाउंट में, एक साल से कम टर्म में आपको अगर पैसा चाहिए, तो आप मार्केट से क्या करते हो, ट्रेजरी बिल का यूज करके पैसा उठा सकते हो। जैसे मान लो अगर बैंक है, उसके पास घाटा पड़ रहा है, तो एक साल के लिए वो क्या करेगा, एक साल से भी कम क्या करेगा, ट्रेजरी बिल्स के थ्रू पैसा उठा सकता है मार्केट से। ठीक है, ओके, समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, 5th नंबर क्वेश्चन। हाँ, वो सारी टर्म्स मतलब जैसे जैसे लेक्चर्स चलता जाएगा, मतलब आते रहेंगे ना इकोनॉमी के सेशंस, तो वहां पढ़ाती रहूंगी मैं आपको। ठीक है, ओके। फिलहाल यहाँ देखो, कहता व्हाट डज द एक्रोनोम नेफ्ट, नेफ्ट जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, इकोनॉमी की टर्म है नेफ्ट। ठीक है, नेफ्ट जो है वो किसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, NEFT, पहला कहता है नेशनल इकोनॉमिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, न्यू एंटरप्राइजेस फाइनेंस टेक्नोलॉजी, नॉन इमरजेंसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, कहता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिकली, वर्ड जब इलेक्ट्रॉनिकल आ गया तो मतलब क्या है कि भाई आप जो है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो NEFT हम इसी के लिए यूज करते हैं स्टूडेंट, जब हमें क्या करना होता है, एक क्या करना होता है स्टूडेंट, फंड्स ट्रांसफर करने होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तब हम नेफ्ट को यूज करते हैं। जब हमें इलेक्ट्रॉनिकली क्या करने होते हैं, फंड ट्रांसफर करने होते हैं। ठीक है, ये अब पुराना जमाना नहीं है स्टूडेंट, जब मनी वो पोस्ट कर, मनी ऑर्डर करते थे, है ना, पैसे भेजने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट। अब हम इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, लार्ज अमाउंट में, अगर आपको लार्ज अमाउंट में भी पैसा ट्रांसफर करना है, तब भी आप बड़े आराम से यूज कर सकते हो नेफ्ट का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द की फीचर ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, आप अपनी एफडी बनवाते हो ना, घरों में होता है ना, बच्चा पैदा हुआ तो एफडी बनवा लो, है ना, आगे चल के उस पैसे को क्या करेगा, आग लगाएगा, क्या करेगा आपको भी नहीं पता, बस बना दो एक बार के लिए, खास करके लड़कों के लिए, है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट, उसी को हम फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, एफडी, एफडी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि आपने एक अमाउंट, मान लीजिए आपकी एज 10 ईयर है ना, और आपने क्या किया, अगले 10 साल के लिए आपने क्या किया, 1 लाख रुपीज को क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब ये 1 लाख रुपया आपके 10 ईयर्स के लिए लॉक हो चुका है, मतलब आप इसको कभी नहीं तोड़ सकते। बट हाँ, इमरजेंसी केस में अगर आप उसको तोड़ोगे तो फिर वो आपका क्या करते हैं, यहाँ पे आपको फाइन देना पड़ता है, कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, मतलब आपको बहुत कम पैसा मिलता है रिटर्न में ना। ठीक है, बट 10 साल बाद
जब ये एफडी मैच्योर हो जाएगी फिक्स डिपॉजिट, तब आपको इंटरेस्ट के साथ, मान लीजिए 50,000 का इंटरेस्ट बन गया या 1 लाख का बन गया, तो आपको टोटल 2 लाख रुपीज मिलेगा 10 साल बाद। ठीक है, 1 लाख का 2 लाख मिलेगा आपको, ठीक है, 10 साल बाद। ठीक है, तो की फीचर क्या है फिक्स डिपॉजिट का? पहला कहता है हाई लिक्विडिटी। लिक्विडिटी वर्ड का मतलब होता है कि कितना आपके पास कैश है। लिक्विड वर्ड का मतलब होता है कि आपके पास कितना पैसा है। जैसे मान लो मेरे पास इस टाइम पॉकेट में 1,000 रुपए, तो मेरे पास कितनी लिक्विडिटी? 1,000 रुपए। मतलब क्या है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप कितनी जल्दी चीज खरीद सकते हो। ठीक है, मान लो मेरे पास अभी गोल्ड की मैंने रिंग पहन रखी है ना, जैसे मान लो ये गोल्ड की रिंग है मेरी। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर मान लो मुझे अभी अर्जेंट पैसा चाहिए, मेरे को 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे को 50,000 रुपए चाहिए। अब मुझे पता है कि मेरी जो गोल्ड की रिंग है वो 50,000 की है, बट बच्चे इसको 50,000 को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जाना पड़ेगा किसी गोल्ड मैन के पास। अब मैं उसको दूंगी, हो सकता है वो मुझे 50,000 ना दे, वो मुझे कम दे, मैं फिर किसी और के पास जाऊंगी, है ना। तो अभी वो बोल सकते हैं कि नहीं भाई, इस टाइम पे तो हम नहीं देंगे आपको 50,000, आप कल या परसों आके ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पैसा मेरे पास है, जिससे मैं पैसा कमा सकती हूँ, ये चीज है मेरे पास। जैसे मान लो घर है ना, घर घर को बेच के भी तो आप पैसा कमा ही सकते हो ना, बट दैट इज नॉट एन इजी लिक्विड। सबसे इजी चीज क्या है? लिक्विड। सबसे इजी लिक्विड क्या है? कैश, है ना। कैश को देके आप फटाफट चीज ले सकते हो, ठीक है, फटाफट आप चीज बाय कर सकते हो। ठीक है, तो कैश जो है आपके पास वो सबसे अच्छा एक लिक्विड है। ठीक है, तो अब वो कहता है हाई लिक्विडिटी है इसके अंदर, फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर। फिर कहता है प्री डिटरमाइंड मैच्योरिटी पीरियड होता है, मतलब कि एक डिटरमाइंड पीरियड से पहले ही मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट एक अलग टर्म है। अनलिमिटेड विदड्रॉल्स है। तो यहाँ पे क्या है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी। कहता प्री डिटरमाइंड मैच्योरिटी पीरियड होता है, आप डिसाइड करते हो आपको 1 लाख रुपए कितने टाइम के लिए चाहिए, है ना। मतलब कितने टाइम बाद चाहिए, आप पहले ही डिसाइड करते हो कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए है। ठीक है, मुझे ये 1 साल के लिए क्या करवाने हैं? फिक्स डिपॉजिट बनाना है, 2 साल के लिए बनाना है, 10 साल के लिए बनाना है, 20 साल के लिए बनाना है, 50 साल के लिए बनाना है, ये तो आप डिसाइड करोगे ना। तो प्री डिटरमाइंड यहाँ पे क्या है? मेच्योरिटी पीरियड है कि भाई अगर आपने 50 साल बोल दिया वहां पे बैंक में कि मेरे को 50 साल बाद चाहिए, तो आपको 50 साल बाद ही वो पैसा मिलेगा, वो आपकी एफडी मेच्योर होगी। ठीक है जी, ओके। 10th नंबर क्वेश्चन कहता है विच कमेटी रेकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द बेसल नॉर्म्स इन द इंडिया। अब वो बोलता है कि वे कौन सी कमेटी थी जिसने बेसल नॉर्म्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो दैट इज नरसिम्हम कमेटी। ठीक है, बेसल नॉर्म्स जो होते हैं ना, वो बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए होते हैं। बैंक से रिलेटेड लॉज बनाती है ये हमारे बेसल नॉर्म्स, कि इतना आपके पास सीआरआर होना चाहिए, इतना आपके पास कैश होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आप टाइम टू टाइम ट्रांजेक्शन करोगे, आप इतनी ट्रांसपेरेंसी रखोगे, आप इतना इंटरेस्ट दोगे, ये सब चीजें जो हैं वो हमारी बेसल नॉर्म्स में आती है। तो दैट इज नरसिम्हम कमेटी जो थी, उसने बेसल नॉर्म्स यहाँ पे क्या किए थे? रेकमेंड किए। क्वेश्चन है, कहता विच कमेटी रेकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ बेसल नॉर्म्स इन इंडिया। तो दैट इज नरसिम्हम राव कमेटी, नरसिम्हम कमेटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8वां नंबर कहता व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन GICGC। ठीक है, देखो जैसे ऐसे ऐसे समझो इसको, मैं आपको सिंपल समझाती हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कोई बैंक है आपका, एक बैंक है ए। ठीक है, अभी आपका यहाँ पे अकाउंट खुला हुआ है, अभी आपका यहाँ पे अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है, एक बंदा है बी, एक पर्सन है बी और एक पर्सन है सी। ठीक है, अभी जो बी है उसका उसका कितना पैसा डिपॉजिट है ए बैंक के अंदर? उसके पास डिपॉजिट है 4.5 लाख रुपीज। कितने डिपॉजिट है उसके? मान लीजिए 4.5 लाख रुपीज। सी बंदा जो है उसके डिपॉजिट है 12 लाख रुपए। उसके कितने डिपॉजिट है स्टूडेंट यहाँ पे? 12 लाख रुपए। आप समझो इस चीज को। ठीक है, मान लीजिए ये जो बैंक है ये करप्ट हो गया, बैंक करप्ट हो गया, इसके पास पैसा खत्म हो गया, ये बोल रहा है मैं बंद कर रहा हूँ सब कुछ, मैं उड़ चला, है ना। तो उड़ चला, फिर चले की तरह से ये गया उड़। ठीक है, तो जो हमारी DICGC है ना,
DICGC जो हमारी क्या है यहाँ पे क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, ये क्या करती है, हर एक डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देती है। जैसे मान लो अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो उसके ऊपर कितनी इंश्योरेंस है, 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस है। इसका मतलब बी जो बंदा है, अगर मान लो उसके पास 4.5 लाख रुपीज डिपॉजिट है, तो उसको 5 लाख का इंश्योरेंस पहले से ही मिला हुआ है कि मान लो अगर बैंक करप्ट हो गया 4 दिन बाद, तो आपको टोटल इतने पैसे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे उसी टाइम। ठीक है, ये DICG क्या करती है, आपको इंश्योरेंस देती है। तो 5 लाख इसको मिलेंगे, 5 लाख इसको मिलेंगे। ऑब्वियसली इसका लेस देन 5 लाख रुपीज है, तो टोटल इसको 4.5 लाख ही रुपीज मिल जाएंगे, तो इसका तो पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा उसी टाइम। लेकिन इसका इसका थोड़ा टाइम के लिए लॉक हो जाएगा, फिर वो अलग तरीके से उसको रिजॉल्व करेंगे वो। ठीक है, लेकिन 12 लाख वाले को भी 5 लाख तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम 5 लाख रुपीज का आपका क्या रहता है, इंश्योरेंस रहता है आपके बैंक अकाउंट के ऊपर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि मैक्सिमम डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज फिक्स्ड बाय प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इकोनॉमी की खास बात होती है, इकोनॉमी की बायोलॉजी की तरह, या मैं कहूँ कि बाकी सब्जेक्ट्स की तरह, टर्म्स जो होती है वो बहुत ही क्लियर कट लिखी होती है। बस अगर आपने इकोनॉमी की तैयारी नहीं भी की, कोई बात नहीं होती, आप बस अपने ठंडे दिमाग से वहां पे बिल्कुल ठंडा दिमाग रख के आप उस टर्म को देखिए और एक एक कीवर्ड को ध्यान से देखिए। आप देखोगे कि उस कीवर्ड के अंदर ही आपको आंसर मिलेगा। अगर आपको ये ना भी पता होता ना, तो भी आप इस लाइन का मतलब जरूर समझ जाते। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो उसको। ओके, 9th नंबर क्वेश्चन। हाँ हाँ बिल्कुल, आपका अकाउंट किसी भी बैंक में, दैट डजंट मैटर। 9th नंबर कहता है विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। कहता कौन सा इसमें से इंस्ट्रूमेंट है जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो एग्जाम्पल है इसका बॉन्ड्स। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका बॉन्ड्स। ठीक है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, दैट इज बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड फिक्स्ड होता है स्टूडेंट। ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन स्वैप, इनसे आप फिर भी क्या करते हो, पैसा यहाँ पे निकाल लेते हो। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है ये सारे के सारे, बॉन्ड नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इलेबोरेटिव टॉपिक है, थोड़ा मुश्किल है ये, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन, इन बैंकिंग टर्म्स व्हाट इज SLR। ठीक है, SLR क्या चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, ये क्या होता है भाई, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मतलब क्या होता है कि टोटल बैंक के पास जितना भी पैसा है, टोटल बैंक के पास जितना भी पैसा है, जैसे मान लीजिए एक बैंक के पास 100 करोड़ है, अब उसने इसमें से कितना लोन दे रखा है ना, मान लीजिए उसने 80 करोड़ का लोन दे रखा है। ठीक है, अब अच्छा ऐसे मत समझिए आप इसको, आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लो किसी बैंक के पास 100 करोड़ है, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो पूरे के पूरे उठा के 100 करोड़ ही जो है वो उसको दे देगा, लोन पे दे देगा लोगों को, भी ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ इंटरेस्ट पे। बैंक को तो फायदा ही होगा ना, पूरा 100 का 100 करोड़ देने में, उसको तो पैसा आएगा, उसको तो क्या आएगा, उसको तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो बैंक को तो फायदा होगा, है ना। बट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे वो ऐसा नहीं कर सकता, उसको कुछ जो लिक्विडिटी है वो उसको कैश के रूप में अपने बैंक में रखनी पड़ेगी, वो सारा पैसा लोन पे नहीं दे सकता। ऐसा नहीं किसी बैंक के पास 100 करोड़ है तो वो दे दिया उसको 100 करोड़ लोन पे। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। आगे चलते हैं स्टूडेंट। 11th नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFSC। आपको पता ही IFSC कोड हर किसी का होता है ना, कोई भी ब्रांच है उसकी IFSC कोड होता है, तो वो क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, IFSC आपको पता ही है, जैसे मान लो आपका अकाउंट जो है चंडीगढ़ में खुला हुआ है, तो आपका एक IFSC होगा, आपका अकाउंट सिरसा में है, आपका अकाउंट रोहतक में है, आपका अकाउंट गुड़गांव में है, आपका अकाउंट खरड़ में है, तो हर किसी का IFSC कोड जो है वो अलग अलग होता है। दैट इज उसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। चलो आगे चलते हैं। कहता व्हाट इज अ टेन्योर ऑफ ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या था, शॉर्ट टर्म बोरिंग करनी हो तो कितना है यहाँ पे टोटल उसका 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज है, ये उसका टाइम पीरियड रहता है। आप देखो साल में कितने दिन होते हैं,
365 दिन होते हैं, यहाँ पे कितने लिखे 364, इसका मतलब लेस देन 1 ईयर। ठीक है, इसकी 3 स्लॉट्स होते हैं, 91 डेज के लिए आप बोरिंग कर सकते हो मार्केट से, 182 दिन के लिए कर सकते हो ट्रेजरी बिल के अंडर, और 364 दिन के लिए आप कर सकते हो बोरिंग्स। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं फिर अपन। कहता व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मेन पर्पस क्या था, बस ये बता दो आप मुझे। तो देखो भाई, प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्कीमें चलाई, 2024 से मेरे को लगता है वो स्कीमें ही चला रहे हैं। ठीक है, बना धना कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का मेन पर्पस था स्टूडेंट, प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो उनका कभी मकसद है ही नहीं। ठीक है, तो उनका मेन मकसद है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि एक इंक्लूसिव टाइप की ग्रोथ करवाना। ठीक है, इंक्लूसिव समझते हो ना वर्ड, इंक्लूसिव से क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, कि ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए जहां पे आपका मैन्युफैक्चर सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर और आपका जो आपका तीनों जो सेक्टर्स हैं हमारे, ठीक है, वो एक बैलेंस्ड रूप में काम करें। ठीक है, और आपके जो फाइनेंस मतलब कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट हमारा कम होना चाहिए। तो कई तरीकों से आप ये ले सकते हो। ठीक है, एक तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ करवानी है हमें। ठीक है, जो हमारी बढ़ोतरी होनी चाहिए फाइनेंसिस की, ठीक है, वो इंक्लूसिव तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, सभी के पास धन हो, ये मेन मकसद है, जो कि है नहीं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता व्हाट इज जीरो बैलेंस अकाउंट। जीरो बैलेंस अकाउंट क्या होता है भाई? ठीक है, जीरो बैलेंस अकाउंट क्या होता है, जैसे मैं बताती हूँ। अगर आपको एसबीआई में बैंक में अकाउंट खुलवाना हो तो मैक्सिमम कितने पैसे चाहिए आपको? 500। ठीक है, वो भी अगर आप स्टूडेंट हो तो। ठीक है, वैसे तो 1000 तक भी है उनका। ठीक है, लेकिन जैसे अभी मेरा पीएनबी में अकाउंट है तो वो जीरो बैलेंस बैलेंस पे, मतलब कि मेरे अकाउंट में अगर 0 रुपए भी हो जाए ना तो भी मेरा अकाउंट बंद नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मेरी ट्रांजेक्शन 1000 रुपए पे जाके या 500 पे या 100 पे जाके रुक जाएगी। नहीं, मैं 100 रुपए तक निकाल लेती हूँ उसमें से। तो जो मेरा अकाउंट है दैट इज एन अकाउंट विद नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, दैट इज जीरो बैलेंस अकाउंट। अपने अपना अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। आरबीआई तो आरबीआई तो बहुत ऊपर वाला बैंक है ना, वो कोई अकाउंट थोड़ी खुलवाता है, वो तो नीचे वाले खुलवाते हैं। आरबीआई रेगुलेट करता है भाई, वो बैंक है लेकिन वो बैंकर्स है, बैंकर्स है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता व्हाट इज द टर्म फॉर ए बैंक्स प्रॉफिट अर्नड आफ्टर डिड्यूसिंग ऑल एक्सपेंसेस। तो वो वही है भाई, सारा खर्चा निकालने के बाद जो आपको पैसा बच जाता है वो क्या होता है? आपका प्रॉफिट होता है, और क्या होता है ना? तो वो नेट प्रॉफिट है आपका भाई। सारा खर्चा मान लो आप 200 रुपए कमा रहे हो, है ना, 150 रुपए आपने खर्च कर दिए, ये आपका डेली का खर्चा है। तो 50 रुपए जो है आपका वो क्या प्रॉफिट ही है। 200 रुपए की मान लो कोई चीज बेची आपने, 200 रुपए का लोन दे दिया आपने। ठीक है, आपको मिले 250 रुपए, है ना, कोई बंदा आके लोन चुका गया तो 250 रुपए मिले, तो इसका मतलब क्या 50 रुपए आपका क्या प्रॉफिट ही तो है। ओके, नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं हम। यहाँ पे कहता व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द बैंक्स अवॉर्ड्समेंट स्कीम। ठीक है, बैंक्स अवॉर्ड्समेंट स्कीम का क्या मेन पर्पस था? तो उसका पर्पस था टू रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट। कई बार होता है ना बैंक वाले हमारी सुनते ही नहीं, नहीं सुनते ना, कई बार नहीं भी सुनते भाई, बहुत बदतमीज होते हैं कई बार। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बैंक अबॉर्ट्समेंट जो हमारी स्कीम चल रही है उसके अंडर हम अपनी
कंप्लेंट्स जो है वो रजिस्टर करवा के उनको हम रिजॉल्व करवाते हैं, टू रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट्स, दैट इज बैंक अवर्ट्समेंट स्कीम। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट कहता है विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एसोसिएटेड विद द लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंस। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग जो है वो किससे एसोसिएटेड है? ट्रेजरी बिल से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डिबेंचर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, देखो वैसे तो ये भी है लेकिन इनका टर्म इतना नहीं होता। तो लॉन्ग टर्म में क्या आते हैं? हमारे डिबेंचर्स आते हैं। डिबेंचर्स जो है, ठीक है, एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आप लंबे टाइम के लिए आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो, बोरिंग कर सकते हो, मार्केट से पैसा उठा सकते हो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। ठीक है, मतलब कि मोर देन 1 ईयर। ठीक है, आप पैसा उठा सकते हो। ठीक है, किसके थ्रू? डिबेंचर्स के थ्रू। ठीक है, डिबेंचर्स के थ्रू। तो यही फर्क होता है ट्रेजरी और डिबेंचर के अंदर। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ये एक तरीके के आप अलग तरीके के पेपर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बात, यहाँ पे भी लेन देन की होती है इन दोनों टर्म्स के अंदर भी। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पे डिबेंचर्स और ट्रेजरी बिल को समझो आप। ठीक है, क्वेश्चन था कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है 18th नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच इंडियन बैंक वाज द फर्स्ट टू लॉन्च इंटरनेट बैंकिंग। भाई ऐसा कौन सा बैंक था जिसने इंटरनेट बैंकिंग की थी, लॉन्च की थी? दैट इज आईसीआईसी बैंक। ठीक है, पता होना चाहिए, प्राइवेट बैंक है भाई ये। ठीक है, जिसने पहली इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पे करनी शुरू की थी। मतलब इंटरनेट बैंकिंग का होता है कि बैंकिंग की बहुत सारी सर्विसेज आप थ्रू ऑनलाइन ही एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आजकल सारी बैंक में आप घर पे बैठे बैठे अपनी वो बुक निकाल सकते हो, ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री निकाल सकते हो, है ना, बहुत कुछ है, जो मर्जी कर लो। ठीक है, ओके। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता व्हाट डज द टर्म रेपो रेट सिग्निफाइज। अब यहाँ पे रेपो रेट वर्ड से क्या मतलब है आप उसको समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, रेपो रेट। ठीक, यहाँ देखो, कहता द रेट एट विच बैंक्स बोरोज फ्रॉम आरबीआई फ्रॉम द शॉर्ट टर्म। ठीक है, अब देखो, जो हमारा कोई भी बैंक होता है ना, अगर उसको पैसा चाहिए, अगर उसको पैसा चाहिए तो वो किससे लेगा? आरबीआई से लेगा। ठीक है, किससे लेगा? आरबीआई से लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, बैंक जो है वो आरबीआई को पैसा दे भी सकता है इंटरेस्ट पे, और आरबीआई जो है वो बैंक से पैसा ले भी सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट। अभी पूरी टर्म क्लियर नहीं होगी आपको, एक मिनट रुको। नेक्स्ट कहता है द रेट एट विच आरबीआई बोरोज बैंक। ठीक है, आरबीआई यहाँ पे बोरो कर रहा है बैंक से, यहाँ पे बोरो कर रहा है आरबीआई से, वो बोरो कर रहा है, कौन? बैंक बोरो कर रहा है। नेक्स्ट कहता है द रेट एट विच लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे बैंक जो है कहता है वो लोन प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को, उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं। फिर कहता था फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, मान लो आपने एफडी बनाई, उस पर मान लो आपको 2% ब्याज मिल रहा है। ठीक है, उसको हम कहता है रेपो रेट कहते हैं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आप देखिए यहाँ पे। तो इसका इंटरेस्ट करेक्ट ऑप्शन है रेपो रेट का, कि रेपो रेट क्या क्या है देखो समझो। कहता द रेट एट विच बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई। बैंक यहाँ पे क्या करता है? आरबीआई से क्या करता है? शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बोरो कर लेता है। मान लीजिए बैंक जो है, अगर आप देखोगे, अगर बैंक का अगर आप काम देखो ध्यान से, तो बैंक जो है वो महीने, पूरे दिन की, है ना, या पूरे हफ्ते की वो क्या करता है? सारी स्टेटमेंट्स जो है वो बैंक को, आरबीआई को भेजता है कि हमारे पास इतना पैसा आया, इतना पैसा हमने दिया, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो आरबीआई से अगर मान लो बैंक जो है, अगर मान लो उसके पास पैसे की कमी पड़ रही है, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट्स कंप्लीट नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? आरबीआई से बैंक जो है वो क्या कर सकता है? लोन ले सकता है, बोरो कर सकता है आरबीआई से, कुछ टाइम के लिए वो क्या कर सकता है? उधार ले सकता है।
ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। और इसका उल्टा होगा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, हाँ, रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है जहां पे आरबीआई जो है वो यहाँ पे क्या करता है, बैंक से बोरो करता है, पैसा उधार लेता है। कौन लेता है, आरबीआई लेता है बैंक से। कौन लेता है, आरबीआई लेता है। इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, उल्टा होता है। बट हाँ, इंटरेस्ट रेट का थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है, उस पर हम नहीं जाएंगे खैर। आगे 20th नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय द आरबीआई। कौन सी ऐसी पेमेंट सिस्टम है जिसको आरबीआई ऑपरेट करता है, रुपए करता है, यूपीआई, नेफ्ट, पेपाल। तो प्लीज रिमेंबर नेफ्ट, नेफ्ट जो है उसको, उस पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट ऑपरेट कौन करता है, डायरेक्ट हमारा आरबीआई करता है, क्योंकि उसमें हमारे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर ट्रांजेक्शन्स होते हैं स्टूडेंट, दैट्स वाई इसको आरबीआई यहाँ पे ऑपरेट करता है स्टूडेंट। नेफ्ट को कौन करता है, आरबीआई करता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा सेशन होता है यहाँ पे ओवर, और इसी के साथ हमारे आज के हमारे 20 एमसीक्यू यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।